हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। तो वेलकम करता हूं मैं आप लोग का फिर से हिस्ट्री की क्लास में। मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास है। कल पहला लेक्चर था जिसका हमने बात की थी, जिसमें एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस, और उसमें हमने पोर्चुगीज की स्टार्टिंग की थी। काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बताई थी कल भी। वास्को डगामा का कैलिकट हो, चाहे जेमोरिन का स्वागत हो, चाहे एल्मीरा का आना हो, या फिर उसके बाद अल्बुकर्क की बात हो, या ब्लू वाटर पॉलिसी हो, हमने सारी चीज़ें डिस्कस की थी। आज उसी कहानी को आगे बढ़ाएंगे। कहानी के रूप में ही हिस्ट्री कंप्लीट होगी, ज़्यादा उसमें दिमाग नहीं लगेगा। एक स्टोरी की तरह समझो चीज़ों को। कल हमने पोर्चुगीज़ के आने की, उनके स्टैब्लिशमेंट की बात की थी। आज मैं आपको थोड़ी चीज़ बताता हूँ कि पोर्चुगीज़ जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसे चलता था। तो सबसे पहली बात आपको याद है ना कि जो पोर्चुगीज़ हेड था वो वॉइसरॉय के नाम से था, ठीक है ना। ही वॉज द वॉइसरॉय, जिसका 3 साल का टेनियर, कल भी मैंने आपको बताया था कि 3-3 सालों का टेनियर ये रखते थे। तो 3 सालों का टेनियर लेके आते थे। इसके बाद उसका एक सेक्रेटरी रहता था, और फिर बाद के सालों में काउंसिल बना दी गई। तो कुल मिलाकर अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, कोई पोर्चुगीज एडमिनिस्ट्रेशन की, तो सबसे ऊपर होता था वाइसरॉय, उसके बाद होता था उसका सेक्रेटरी। और जो बाद के साल आए, जब मतलब 17th सेंचुरी स्टार्टिंग आप बोल सकते हैं, उस समय वहां पे फिर काउंसिल बना दी गई थी, ठीक है ना। इसके अलावा आपको बता दें कि वहां बहुत सारे फैक्टर्स काम करते थे। फैक्टर यहाँ पे ये वो वाले नहीं है कि फैक्टर्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन या ये वाले फैक्टर्स नहीं, ये फैक्ट्रीज में काम करने वाले, जो वर्क स्टेशन में काम करने वाले इनके लोग थे, इनको फैक्टर्स कहा जाता है। एक्चुअली फैक्ट्रीज जो शब्द नाम आया ना, फैक्ट्री शब्द, ये इन्हीं फैक्टर्स के कारण से आया, क्योंकि ये फैक्टर्स वहां पे काम करते थे। एंड दैट इज द रीजन वाई द नेम इज गिवन टू द फैक्ट्रीज। जो वेयर हाउसेज रहते थे, या यहाँ इनको इनको क्या नाम दे दिया गया, बाद में फैक्ट्रीज बोल दिया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली फैक्टर्स काम करते थे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हिस्ट्री में फैक्टर क्या है, तो ये वो व्यक्ति हैं एक्चुअली में जो कि असिस्ट करने का काम करते थे, वर्कर्स थे एक तरीके से कहना चाहिए, जो फैक्ट्रीज में काम करते थे, या फिर जो वर्क हाउसेज वेयर हाउसेज में काम करते थे, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है। पोर्चुगीज का देखो आना जो है, अगर हम कहानी की बात करें तो पोर्चुगीज हीरो कम थे, विलेन ज्यादा थे। अब विलेन कैसे ज्यादा थे? 1542 की घटना कल मैंने आपको बताई थी। फ्रांसिस जेवियर आए, 7 लाख से ज्यादा कन्वर्जन किए थे। एक्चुअली में जो पोर्चुगीज थे ना, वो बहुत ज्यादा रिलीजियसली बहुत ज्यादा एडमेंट थे, क्रिश्चियनिटी को लेकर के बहुत ज्यादा रिजिड थे। तो वो क्या करते थे, कन्वर्जन्स पे बहुत ज्यादा, क्रिश्चियनिटी के पाथ में सबको ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस बनाने का उनका एक मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। शुरुआत में उन्होंने क्या किया, चूंकि अब देखो, कल मैंने जब हिस्ट्री स्टार्ट ही की थी तो आपको क्या बताया था कि एक्चुअली में अरब्स ने जब कॉन्स्टेंटिनोपल 1453 यानी कि 1453 में जब कॉन्स्टेंटिनोपल की सीज की, उसके बाद से इनके भैया जमीनी सारे रास्ते बंद हो गए। तो यूरोपियंस ने क्या किया, ट्रेड रूट्स ढूंढने के लिए इन्होंने सी का सहारा लिया, ओशियन वॉयजेस का सहारा लिया। तो कुल मिलाकर के इनकी जो पूरी लड़ाई शुरुआत हुई वो तो अरब से हुई। तो अरब से इनकी जो लड़ाई थी, इस कारण से इन्होंने मुस्लिम कन्वर्जन या मुस्लिम्स के प्रति बहुत ज्यादा इंटॉलरेंट थे। शुरुआत में पोर्चुगीज हिंदूज को लेकर के थोड़ा फिर भी टॉलरेंट थे, लेकिन धीरे धीरे जब इनका कहना चाहिए वर्चस्व इंडिया में बढ़ने लगा, जब इनकी पावर थोड़ा इंडिया में बढ़ने लगी, तो फिर उन्होंने हिंदू मुस्लिम किसी को नहीं दे छोड़ा, सबको ये कन्वर्ट करने लगे, क्रिश्चियनिटी की तरफ बढ़ाने लगे, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, एक जो क्रिश्चियंस की सोसाइटी होती है उसको हम जेसुइट्स बोलते हैं। ये लिखा ना, जेस्यूट्स लिखा है, JESUITS, जेस्यूट्स लिखा हुआ है। तो ये एक्चुअली में क्या होती है, द सोसाइटी ऑफ द जीसस इसको कहा जाता है। सोसाइटी ऑफ द जीसस विच इज नोन एज द जेस्यूट इज अ रिलीजियस ऑर्डर। कैथोलिक चर्च का एक रिलीजियस ऑर्डर है ये, इसको सोसाइटी ऑफ द जीसस कहा जाता है। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो रोम में इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब एक चीज याद रखिएगा कि अब ये टाइम पीरियड कब की हम बात कर रहे हैं, हम 1500 के बाद की बात कर रहे हैं, 1500 के बाद की बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, कल मैंने आपको 1505 में बताया अल्मीड़ा आया, फिर बताया एल्बुकर्क आया, फिर 1542 में हमने बात की। अब आपको अगर याद हो तो 1579 के आसपास उस समय अकबर रूल कर रहा था। अकबर 1550 के बाद लगभग आ गया है ना, 1550 के बाद अकबर आ गया, 13 साल का था, रेजेंसी में था, ये सब आया। अकबर के बारे में आपको बहुत पता होगा कि अकबर शौकिया बहुत था, मतलब शौकिया के इन द सेंस अकबर को बहुत शौक था रिलीजन्स के बारे में बात करने का। अकबर ने बाद में सुलहकुल, आपको पता होगा, सुलहकुल नाम का रिलीजन अकबर ने खुद स्टार्ट किया। दीन इलाही जिसकी थ्योरी कहलाती है, उसी रिलीजन का नाम सुलहकुल था। अगर आप लोग को डाउट हो, दीन इलाही एक्चुअली में उसका रिलीजन नहीं था, रिलीजन का नाम था सुलहकुल, और उसकी जो फिलॉसफी है वो दीन इलाही कहलाती है ना।
तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अकबर एक्चुअली में ये सब बहुत काम करता था कि भैया सबको बैठा लेता था, वो दीवाने आम दीवाने खास उसने जो बना रखा था, तो वहां पे ऐसे ही होता था, डिस्कशन करवाता था कि बोले तुम बताओ रिलीजन पे बोलना शुरू करो, तुम गॉड पे बोलना शुरू करो, तुम भगवान पे बोलना शुरू करो, तुम अल्लाह पे बोलना शुरू करो, ये वो करता था। तो अब गॉड वॉड पे बोलने के लिए उसको किसको बुलाना पड़ा, गॉड के ऊपर बोलने के लिए उसको बुलाना पड़ा इनको पोर्चुगीज को। तो एक्चुअली ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया था, ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय देम, ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड था। एंड अकबर बहुत इन्फ्लुएंस था, ये आपको याद रखना है कि अकबर वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड, और इसके टाइम पे जो पोर्चुगीज थे उन्होंने बहुत ज्यादा पावर भी अटेन कर ली थी, है ना, दे वर हैविंग ग्रेट पावर। एंड अकबर के बाद आप सबको पता होगा कि प्रिंस सलीम आते हैं, ठीक है ना, जहांगीर के नाम का उन्होंने टाइटल लिया, प्रिंस सलीम जहांगीर के नाम का टाइटल लेते हैं। एंड इसने क्या किया, शुरुआत में ये थोड़ा मुस्लिम्स के फेवर में था, थोड़ा इस्लामिक फेवर में था, और इसी कारण से उसने जो जेस्यूट जो सोसाइटी थी, उनके जो फादर और ये थे, उनको इसने निगलेक्ट किया, ठीक है ना। किसने, सलीम की बात कर रहे हैं, जहांगीर की बात कर रहे हैं। तो इन्होंने शुरुआत में क्या किया, इन्होंने शुरुआत में उसको निगेट किया, निगलेक्ट किया, लेकिन 1606 में इसने अपने फेवर्स रिन्यू करना शुरू, कुछ बातचीत हुई होगी आपस में, इन्होंने फेवर्स दोबारा से पोर्चुगीज के फेवर में करना शुरू कर दिया और रिन्यू करना शुरू कर दिया, उनके जो फेवर्स थे उनको दोबारा से देना शुरू कर दिया, ठीक है ना। लेकिन लेकिन अब मेरी कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है कि अब पोर्चुगीज को लगा कि ये भी अपने अंटे में आ गया, वो भी अपने अंडर में आ गया, हमने इसको भी पटा लिया, हमने इसके फादर को भी पटा लिया था, इसको भी पटा लिया। अब उनको क्या किया, फिर से वो अपनी पावर एक्सरसाइज करने लगे और अनलिमिटेड पावर एक तरीके से एक्सरसाइज कर रहे थे। इसी बीच एक ट्विस्ट होता है, 1606 की बात मैंने आपको बताई कि फेवर रिटर्न किए इन्होंने। 1608 में अब वहां से ब्रिटेन भी तैयार हो चुका है। ब्रिटेन की कहानी में हम आए नहीं है, हम पोर्चुगीज की कहानी एंड करेंगे, फिर डच की कहानी शुरू करेंगे, डच की कहानी एंड करेंगे, तब हम इंग्लैंड की कहानी शुरू करेंगे। लेकिन अभी सोचो, अब 1608 में इंग्लैंड की तरफ से एक बंदा आएगा जिसका नाम है कैप्टन विलियम हॉकिंस, वेरी इंपॉर्टेंट फिगर इन द हिस्ट्री, और बहुत इसका एक रोल, बहुत ज्यादा बड़ा रोल है। वैसे जब इंग्लिश की हम बात करेंगे तो हम कैप्टन विलियम हॉकिंस की बात दोबारा करेंगे, है ना। लेकिन तब सबसे पहले आपको बता दूं कि कैप्टन विलियम हॉकिंस 1608 में आता है, इंडिया में आते हैं, है ना। उनका शिप था हेक्टर नाम का, जो कि सूरत में उतरा था, सूरत में वो शिप उतरता है, हेक्टर नाम का शिप उतरता है। और कैप्टन विलियम हॉकिंस अपने साथ एक लेटर ले आते हैं, जेम्स वन का, किंग ऑफ इंग्लैंड का लेटर लाते हैं टू द मुगल कोर्ट ऑफ जहांगीर। अब जहांगीर कैप्टन विलियम हॉकिंस से बेइंतहा खुश होते हैं। रीजन क्या है, रीजन ये था कि कैप्टन विलियम हॉकिंस को आती थी तुर्की भाषा आती थी, उसको बहुत ज्यादा नॉलेजेबल आदमी था कैप्टन विलियम हॉकिंस, उसको तुर्की भाषा का ज्ञान था। अब अचानक से जब कोई, सपोज करो विदेश में आपसे कोई विदेशी इंग्लिश बोलने लगे, हिंदी बोलने लगे, सॉरी, आप गए अमेरिका, अमेरिका में कोई फॉरेनर आपसे हिंदी बोलने लगे, आप उसको भाई मान लोगे, आप बोलोगे भाई यहाँ से तू मेरा भाई है, सब कुछ बोल दोगे, है ना। यही चीज यहां पे जहांगीर के साथ हुई। जहांगीर ने उसको तुर्की बोलते देखा तो उसका बहुत ही ग्रैंड रिसेप्शन किया, यहां तक कि उसने इतना ग्रैंड रिसेप्शन किया कि उसने कैप्टन विलियम हॉकिंस को मनसबदार बना दिया, 400 उसके सूबों का मनसबदार बना दिया, प्लस उसको सैलरी प्रोवाइड की, 30,000 रुपए की, उस समय की 30,000 रुपए की सैलरी थी, है ना। ये आपको याद रखना, वो उसने देना शुरू किया था, ठीक है ना। हॉकिंस की शादी भी एक आर्मेनियन क्रिश्चियन था जिसका नाम मुबारक शाह था, उसके साथ, उसकी बेटी के साथ उसकी शादी भी करा दी गई। तो हॉकिंस से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। अब ऑब्वियस सी बात है, देखो आप अच्छा खासा कुछ काम कर रहे हो, अब बीच में एक दूसरा बंदा आता है और आपके बॉस के साथ वो अच्छी बनाने लगता है, तो आपको बुरा लगेगा ना, कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि यार मैं अच्छा काम कर रहा था, ये बीच में आ गया, ये एम्प्लॉई आ गया बीच में और मेरा काम बिगाड़ रहा है। तो वही चीज हुई पोर्चुगीज के साथ, उसने देखा कि यार ये तो इंग्लैंड वाले आ गए। अब इंग्लैंड को रोकने के लिए उसने शुरुआत में तो बहुत बुरा बुरा बोला कि यार कैप्टन हॉकिंस को तुर्की उर्की नहीं आती, ये तो किशोर कुमार वाला गेम खेल रहा है, मुंह चलाता है, ये बीच पीछे से कोई तुर्की आदमी बोल रहा है ना, जैसे किशोर कुमार जी ने वो पड़ोसन मूवी में किया था। तो ये सब झूठ भी बोला उन्होंने, लेकिन अब बात निकल चुकी थी, कैप्टन हॉकिंस के साथ समय बिता चुका था जहांगीर, और जो कि काफी खुश चल रहा था, है ना। तो अब धीरे धीरे जो पोर्चुगीज थे उनको भी मजा नहीं आना, और वो फिर ऑफेंड करना शुरू कर दिए, मतलब वो जहांगीर के खिलाफ ही बात करने लगे और मुगल शिप्स को ही पकड़ना शुरू कर दिए। तो पोर्चुगीज ने बोला ठीक है भाई, तुम्हारे खिलाफ ही हम। अब बात पहुंचती है धीरे धीरे, ऐसे ही तू तड़ाक में बात चलने लगी,
और 1613 की बात मैं आपको जहांगीर वाली बता रहा हूँ, इन्होंने पोर्चुगीज को वो किया। 1616 में एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि फिर से इन्होंने क्या किया, स्लेव शुरू कर दिया। स्लेव शुरू कर दिया मतलब कि स्लेव ट्रेड शुरू कर दिया। पोर्चुगीज ने एक और गलती बड़ी जो की वो किया, स्लेव ट्रेड शुरू करने वाली। अब इन्होंने स्लेव ट्रेड तो शुरू किया, लेकिन ट्रेड में क्या करने लगे, ये मुस्लिम बच्चों को, हिंदुओं को भी कर रहे थे ये, लेकिन इन्होंने मुस्लिम बच्चों को, मुस्लिम जो ये थी, यहाँ पे भी स्लेव ट्रेड शुरू कर दिया। तो इन सब चीजों से बहुत ज्यादा खुश होने वाला नहीं था मुगल एम्पायर, ऑब्वियस सी बात है। और एक और चीज इन्होंने की, एक्चुअली में हुगली वाला जो रीजन है, जो बंगाल वाला रीजन है, वहां पे पोर्चुगीज अपनी बहुत स्ट्रांग होल्ड बना चुके थे, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होल्ड बना चुके थे पोर्चुगीज। तो 1632 में, 1632 में शाहजहां के ऑर्डर पे, याद रखिएगा, शाहजहां के ऑर्डर में मुगल्स ने हुगली का सीज किया और आप यहां से पोर्चुगीज को यहां से खदेड़ा। तो हुगली वाले रीजन में जहां पे इन्होंने अपनी पावर इकट्ठी कर ली थी, वहां पे 1632 में हुगली का सीज दोबारा मुगल्स करते हैं। अभी हम इंग्लैंड को बीच में नहीं ला रहा हूं, मैं अभी आपको स्टोरी सुना रहा हूं, पोर्चुगीज की स्टोरी है, ध्यान से सुनो, ठीक है ना। तो ये अपन ने कल बात की थी पोर्चुगीज के राइज की बात की थी, पोर्चुगीज के एडमिनिस्ट्रेशन की बात की। अब मैं आपको पोर्चुगीज का पतन बता रहा हूं कि पोर्चुगीज की कौन कौन सी चीजें फ्लॉप हो रही थी, एंड इसी कारण से शुरू होता है पोर्चुगीज का डिक्लाइन। द डिक्लाइन ऑफ द पोर्चुगीज स्टार्टेड विद द सीज ऑफ हुगली, जो कि 1632 में शाहजहां के ऑर्डर में कराई जाती है। और इसके बाद तो फिर पोर्चुगीज का भागना शुरू, और 1739 में आते आते तक मराठा ने इनको सालसत से हटा दिया, बसीन से हटा दिया, पोर्चुगीज के वहां से भी हटा दिया गया, ठीक है ना। प्लस इनकी जो पॉलिसी थी कन्वर्जन की, जो हिंदूज को कन्वर्ट कर रहे थे, मुस्लिम्स को कन्वर्ट कर रहे थे, वो इनको बैक स्टैब कर गई, और दोबारा से इनको, इनके पीछे फिर मुस्लिम जो मुगल रूलर्स थे वो पड़ गए, और हिंदूज को ये कन्वर्ट करते थे, इस कारण से शिवाजी लोग पड़ गए, मतलब कि आपके मराठास भी पड़ गए, उन्होंने भी इनको खदेड़ना शुरू कर दिया। प्लस ये ट्रेड में बहुत डिसऑनेस्ट थे, दे वर वेरी डिसऑनेस्ट इन द ट्रेड रिजीम। तो वहां पे इन्होंने जैसे स्लेव ट्रेड शुरू किया, तो मुस्लिम बच्चों को ही, मुस्लिम औरतों को, इन सब में ट्रेड करना शुरू किया, हिंदू बच्चे, हिंदू औरतों को ट्रेड करना शुरू किया। तो कुल मिलाकर के इन्होंने ये सारी चीजें शुरू कर दी थी, दैट वाज बैक स्टैबिंग द पोर्चुगीज एज वेल, और वो उनके खिलाफ काम कर रहा था। दीज वर द रीजंस ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द पोर्चुगीज इन इंडिया। यही रीजंस है कि क्यों पोर्चुगीज का डिक्लाइन इंडिया में हुआ। तो यहां पे ये जो चार्ट बना हुआ है ना, ये डिक्लाइन की बात बता रहा है, देखो राइज एंड फॉल। तो 1498 में वास्को ड गामा आते हैं, है ना, उनका स्वागत करता है ज़मोरिन। उसके बाद आप देख रहे हैं कि फर्स्ट पोर्चुगीज फोर्ट बनता है कोचीन में 1503 में। सेकेंड पोर्चुगीज फोर्ट बनता है कन्नानौर में। कन्नानौर एक्चुअली में केरला में कन्नूर, जो आज की जगह कन्नूर जिसको हम बोलते हैं ना, कन्नानौर था। कल मैंने आपसे सवाल पूछा था, जिन लोगों को नहीं पता मैं आपको बता दूं। फिर इसके बाद अल्मीड़ा, फिर अल्मीड़ा की पॉलिसी थी ब्लू वाटर पॉलिसी। फिर 1510-1509 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क आता है, जिसने कि गोवा बीजापुर से कैप्चर किया। फिर 1530 में डिक्लेरेशन ऑफ गोवा एज द पोर्चुगीज कैपिटल होता है। फिर दीव को कैप्चर किया, फिर दमन को कैप्चर किया, है ना। फिर धीरे धीरे हम उनका आउट भी देखेंगे, जैसे कि 1612 में जो सूरत की ट्रेड था, सूरत का ट्रेड था, वो इंग्लिश के फेवर में चला था। जहांगीर ने इंग्लिश के फेवर में कर दिया 1612 में। 1632 में हुगली का सीज मैंने आपको बताया ही है, दैट वाज वेरी मच इंपॉर्टेंट, है ना। तो इस तरीके से इनका डाउनफॉल भी होता है। 1739 में सालसत बसीन मराठास ने इनसे कैप्चर कर लिया, सारी चीजें आपको पता है। अब सिग्निफिकेंस ऑफ द पोर्चुगीज, तो पोर्चुगीज का क्या सिग्निफिकेंस था, अगर सपोज करो मेंस में क्वेश्चन आ जाए या प्रीलिम्स में ही क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से क्या चीजें थी जो पोर्चुगीज ने की थी। तो सबसे पहली चीज आपको कि जो नेवल सुप्रीमेसी का आइडिया था, या नेवी की जो पावर है, वो एक्चुअली में इंडियंस को पहले पता नहीं थी, जो कि पोर्चुगीज के आने के बाद ही पता चली, ठीक है ना। प्लस इन्होंने मिलिट्री में काफी ज्यादा इनोवेशन अपने साथ ले आया था, जैसे बॉडी आर्मर, मैच लॉक मेन, गन्स लैंडेड फ्रॉम द शिप्स, ये सारी कुछ नई चीजें थी जो इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी। इसके अलावा काफी क्रॉप्स नए नए, जैसे माना जाता है कि पोटैटो जो इंडिया में है ना, ये माना जाता है। एक्चुअली मैं आपको दो चीजें बता रहा हूं जो आपको कोई भी नहीं बताएगा, अभी तक किसी भी ट्यूटर ने आपको नहीं बताया हुआ गूगल में, सॉरी यूट्यूब में, जहां पे भी आप पढ़ रहे हो। मैं आपको बताता हूं 99% जो थ्योरीज है, 99% जो बुक्स हैं, वो कहती हैं कि पोटैटो एक्चुअली में पोर्चुगीज ले आए थे। लेकिन 24 अक्टूबर 2021 को, याद रखिएगा मैं डेट बता रहा हूं, आप सर्च कर लीजिए अभी भी गूगल में,
24 अक्टूबर 2021 को इकोनॉमिक टाइम्स में एक आर्टिकल आया था जिसमें यह बताया गया कि पोर्चुगीज ने इंट्रोड्यूस नहीं किया था। अब ये आर्टिकल एक्चुअली में सिर्फ इकोनॉमिक टाइम्स पे आया था, तो कितनी सत्यता है इसमें अपन इसको नहीं बोल सकते। आप एक बार सर्च करके वो आर्टिकल पढ़िए जरूर, लेकिन मेरे हिसाब से। और यूपीएससी अगर क्वेश्चन पूछता है, सपोज करो क्वेश्चन पूछता है, और आपको उस आर्टिकल से मिलती जुलती कोई भी चीज दिखती है, तो चुपचाप उस आर्टिकल की बात मान लेना और ये कह देना कि पोटैटो इन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं किया था, अगर आप लोग को वो चीजें दिखती। अदरवाइज आपको नॉर्मल क्वेश्चन मिलता है और आपको लगता है ठीक है, तो आप उसमें पोटैटो करना, क्योंकि 99% सोर्सेज आज भी यही बोलते हैं कि पोटैटो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन मैं आपको डेट बता रहा हूं, 24 अक्टूबर, अभी पिछले महीने की बात है, अभी से एक महीने पहले की बात है। 24 अक्टूबर 2021 को आर्टिकल आया था इकोनॉमिक टाइम्स में कि पोटैटो वाज नॉट इंट्रोड्यूस्ड बाय द पोर्चुगीज। आप बस इतना सर्च कर लोगे ना, पोटैटो वाज नॉट इंट्रोड्यूस्ड बाय द पोर्चुगीज, तो आपको इकोनॉमिक टाइम्स का वही आर्टिकल दिखाया जाएगा, ठीक है ना। तो ये मैं जो आपको चीज आप किसी ने नहीं बताई होगी, याद रखेगा। इंपॉर्टेंट जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे, जैसे कुछ स्पाइसेस इन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे, बिल्कुल सही बात है। वाइन्स काफी इंट्रोड्यूस की थी इन्होंने। इसके अलावा कैश्यू का बहुत ज्यादा यूज इन्होंने बताया था, है ना। मल्टी डेक्ड शिप बिल्डिंग बहुत ज्यादा एडवांस कर दी थी इन्होंने। मल्टी डेक्ड, अलग अलग बहुत सारे मल्टी डेक वाले शिप्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे इंडियंस के सामने। दीज वर द सम ऑफ द कंट्रीब्यूशंस ऑफ द पोर्चुगीज, जो कि हम जिनको कंट्रीब्यूशन मान सकते हैं। तो ये आपको मैंने बता दिया, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अब सबसे पहले आने वाले कौन थे? पोर्चुगीज। सबसे लास्ट जाने वाले कौन? पोर्चुगीज। दोनों याद रखेगा, पोर्चुगीज वर द फर्स्ट टू कम, लास्ट टू लीव व्हेन 1961। हम सब जानते हैं गोवा वाला जो कैप्चर होता है, वहां पे आर्मी भेजनी पड़ी थी हमको, वहां से इनको खदेड़ा गया। तो 1961 में फाइनली गोवा और ये वाले रीजन जो था हमने कवर किए 1961 में। तो दे वर फर्स्ट टू कम एंड लास्ट टू लीव, ठीक है। अब कहानी आती है डच के बारे में। डच सेटलमेंट्स की हम बात करें तो ये भी प्राइवेट एंटिटी के रूप में ही आए, ट्रेड करने ही आए। 1596 में यहाँ पे वहाँ पे स्टार्टिंग हुई, भैया भेजने की तैयारी करो, और ये फिर घूमते फिरते आ गए। पहली फैक्ट्री जो डच की सेटल हुई थी इंडिया में, ये फैक्ट कई बार पूछ सकता है, इसलिए आप लिख लीजिए। पहली जो फैक्ट्री थी इनकी, वो मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में जगह है, 1605 में। मसूलीपट्टनम आपसे पूछा जाए तो आप याद रखिएगा मसूलीपट्टनम। जैसे हमने वहां ऊपर इनका याद रखा था ना, है ना, 1503 हमने फोर्ट देखा था कोचीन में उन्होंने बनाया। इनका जो पहली फैक्ट्री थी वो मसूलीपट्टनम में थी, 1605 में। आंध्रा में ये जगह पड़ती है, आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है ना। अब जब डच आए तो ऑब्वियस सी बात है, जैसी कोई दूसरी पावर आएगी वो पहली पावर के लिए एक नासूर बन जाएगी। तो दे बिकेम अ थ्रेट टू द पोर्चुगीज, वो थ्रेट बन गए पोर्चुगीज के लिए। और इनफैक्ट इन्होंने पोर्चुगीज से काफी रीजन्स कवर भी कर लिए। जब इंग्लिश आएंगे ना तो वो डच के लिए थ्रेट बनेंगे। हम देखेंगे अभी डच का जब हम डिक्लाइन देखेंगे तो उसमें इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन ये जब आए तो इन्होंने कैप्चर किया क्या? नागपट्टनम। कहाँ पे है ये? मद्रास के पास, चेन्नई के पास है नागपट्टनम। इन्होंने ये कवर कैप्चर कर लिया था पोर्चुगीज से, और इसको इन्होंने साउथ इंडिया का मेन होल्ड बना दिया नागपट्टनम को। ऊपर हम देखा मसूलीपट्टनम, फिर नागपट्टनम। इसके अलावा इन्होंने कोरोमंडल कोस्ट वाला जो रीजन है, कोरोमंडल कोस्ट के रीजन में इन्होंने बहुत सारी फैक्ट्रीज बनाई। इसके अलावा गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, पटना तक ये पहुंच गए थे। बंगाल, बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश यहां भी गए। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद करना, इसको लिख भी लो अपने नोट्स में, कि डच का जो मेजर सोच थी वो हमेशा से प्रॉफिट थी, ट्रेड था उनका। कभी भी क्या एम्पायर बिल्डिंग अप्रोच नहीं था। एम्पायर बिल्डिंग अप्रोच केवल यूरोप, इंग्लैंड लेके आएगा, है ना। इनका अप्रोच था ये वाला। इन्होंने खूब सारी फैक्ट्री बनाई, ट्रेड ज्यादातर करते थे। और ये आपका साउथ ईस्ट एशिया में जो मलय पेनिनसुला और इंडोनेशिया वाला रीजन है, वहां पे बहुत फोकस करते थे, ठीक है ना। वहां पे इन्होंने बिल्कुल स्पाइस रूट जो था वो वाला रीजन था, उसको कवर करके रखा हुआ था। तो इसीलिए आप लोग ये देखेंगे कि इनके लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल नहीं था इंडिया, इन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। जब ब्रिटिश के साथ इनकी लड़ाई होगी ना, तो वहाँ पे भी आप यही देखेंगे कि ये फिर भाग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, बोलेंगे हम मलय में चले जाएंगे, वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। कृष्ण की चेतावनी पढ़िए ना रामधारी सिंह दिनकर की, है ना, कि हो न्याय अगर तो आधा दो, यदि उसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। तो डच ने यही चीज़ रिपीट की। उनको कृष्ण जी का पता था, तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो चलेंगे मलय पेनिनसुला, वहीं खाना पीना खाएंगे। तो एंग्लो डच राइवलरी के बारे में आपको बता दूं, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बैटल के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो आपको याद रखना है। तो इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखिए, इंग्लिश जो थे, इंपॉर्टेंट चीज ये है, इंग्लिश जब आए तो उन्होंने सीरियस जो थ्रेट थी वो किसको देना शुरू किया? तो डच की अपन बात कर रहे हैं।
अब देखो डच का मैंने आपको बताया कि इसको काफ़ी चैलेंज यहाँ पे इंग्लैंड ने दिया। पोर्चुगीज में भी हमने देखा था, आपको अगर याद हो पिछले पेज में आपको बता रहा था कि 1612 में 1612 में सूरत का जो पोर्ट है, सूरत का जो इंपॉर्टेंट प्लेस है वो कैप्चर कर लिया था ब्रिटेन ने पोर्चुगीज से, है ना। कैप्टन विलियम हॉकिंस थे उस समय, उनको काफ़ी उनको पावर भी दे दी गई थी जहांगीर द्वारा। 1612 में एक्चुअली एक बैटल होता है, आप लोग लिख लो इस चीज़ को, एक बैटल होता है, बैटल ऑफ सुवाली, SUVALI। अगर आपसे कोई पूछे बैटल ऑफ सुवाली किसके बीच में हुआ था, तो ये बैटल हुआ था आपका इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन के बीच में और पोर्चुगीज के बीच में, जिसमें ब्रिटेन जीत गया था और गुजरात वाले रीजन में ये बैटल हुआ था और उसके बाद सूरत कैप्चर किया था। आते हैं हम डच में। डच की भी राइवलरी चल रही थी और डच भी एक तरीके से, डच को ज़्यादा इंटरेस्टेड थे नहीं, मैंने आपको रीज़न बता दिया, क्योंकि मलय पेनिनसुला इंडोनेशिया वाले रीजन में फोकस था उनका ज़्यादा। तो वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं हार मान चुके थे वो लोग, ठीक है ना। इसी कारण से उन्होंने क्या किया, ज़्यादा कंसंट्रेट किया कहाँ पे, अपने इंडोनेशिया वाले ट्रेड में, जो उनके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल था। और यहाँ पे इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट वॉर होता है, ठीक है ना। डच ने एंग्लो डच वॉर, काफी सारे एंग्लो डच वॉर चल रहे थे उस समय, ऑलरेडी चल रहे थे एंग्लो डच वॉर। क्योंकि एक्चुअली अगर आप यूरोप की कंडीशन, इसी समय अगर आप वर्ल्ड की कंडीशन यूरोप में देखें ना, तो यूरोप में भी कहीं ना कहीं डच के साथ इंग्लैंड का चल रहा था ये 336 का आंकड़ा। जब हम फ्रेंच पढ़ेंगे तो फ्रेंच का भी हम ये देखेंगे कि वहाँ पे 7 ईयर्स वॉर चल रहे हैं और यहाँ पे एंग्लो एंग्लो फ्रेंच वॉर चल रहे होंगे, ठीक है ना। जिनको फिर हम बैटल ऑफ वांडी वॉश हम पढ़ेंगे। बैटल ऑफ वांडी वॉश जो था वो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच का वॉर था। बैटल ऑफ सुवाली हमने देख लिया कि आपका बैटल ऑफ सुवाली जो है वो पोर्चुगीज और ब्रिटेन का वॉर है। उसी तरीके से एक बहुत इंपॉर्टेंट वॉर बैटल ऑफ हुगली या फिर बैटल ऑफ चिंसूरा भी कहते हैं इसको, याद रखेगा, लिख लो अपने कॉपी में इस चीज को, फिर बाद में नहीं तो ऐसे बंगले झाँकोगे कि क्या था। बैटल ऑफ हुगली, जिसको बैटल ऑफ चिंसूरा भी कहा जाता है, चिंसूरा, ये 1759 में बैटल होता है जिसमें फाइनली डच को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया ब्रिटेन ने और डच अपना चले गए स्पाइस आइलैंड्स ऑफ इंडोनेशिया में। और फाइनली हमारे पास यहाँ बचते हैं द इंग्लिश, जिनका हम कल से, जिनके बारे में कल से या जब भी नेक्स्ट क्लास बनती है, लेकिन क्लास तभी बनेगी ऑब्वियसली बात है जब आपका सहयोग रहेगा। अगर मुझे फीडबैक ठीक मिलता है, जो कल के वीडियो में तो नहीं मिला, बट ठीक है चलो 1-2 क्लास और देख लेते हैं अपन कि लोग शायद फीडबैक दें अच्छा और इसको ज़रूर प्रमोट करें। लेट्स सी दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।